नमस्कार, आप देख रहे हैं अपार्टमेंट टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रोज़ा यादव। आज हम गौतम बुद्ध नगर के जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर राजीव नारायण मिश्रा जी के साथ मौजूद है और आइए हम इनसे बात करते हैं शहर में हो रही घटनाओं के रोकथाम के लिए इन्होंने क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा अपार्टमेंट टाइम्स में। और सर, जो शहर में घटनाएं हो रही हैं जिस तरीके की महिला सुरक्षाओं को लेकर के और जो डार्क स्पॉट्स है, सर किस तरीके से उनके रोकथाम के लिए आपने कदम उठाए हैं? देखिए, जो भी पुलिस का कार्य है वो अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करना माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं। सीपी मैडम के निर्देशन में लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं और इक्का दुक्का कभी कोई घटना होती है तो तत्काल हम लोग प्रतिक्रिया करके उस पर उसको वर्कआउट करते हैं। जिस प्रकार का अपराध कोई अपराधी करता है तो उसके उसी तरह से उसको दंडित करने का भी हमारा जो नियमों के अधीन हम लोग उसको दंडित कराने का भी प्रयास करते हैं। जहाँ तक महिला सुरक्षा की बात है तो हमारा इस गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट में महिला थाना क्रियाशील है, जिसमें महिला संबंधी विभिन्न अपराधों का पंजीकरण किया जाता है और उनका निस्तारण किया जाता है। स्टेट लेवल पे 1090 जो है वो क्रियाशील है। 1090 पे गोपनीयता के साथ जो महिलाओं की जो कंप्लेंट्स हैं उनका रिड्रेसल किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे गौतम बुद्ध नगर के सारे थानों पर महिला हेल्प डेस्क का सृजन किया गया है, जहाँ पर महिला अगर कोई किसी प्रकार की उसकी शिकायत है, कोई विक्टिम है, तो वो वहाँ पर जाके महिला ऑफिसर्स पे महिला हेल्प डेस्क में जो उपलब्ध रहती हैं उन पर अपनी समस्याओं को रख सकती हैं और उनका निदान हम लोग तत्काल प्रतिक्रिया करके करते हैं। इसके अलावा जो है वो जो सेक्टर 108 में और नॉलेज पार्क में बहुत बार ऐसी समस्याएं महिलाओं की पारिवारिक समस्याएं होती हैं, घरेलू समस्याएं होती हैं। उसके लिए मेडिएशन सेंटर के रूप में हमारा जो कार्य है वो लगातार जो वुमेन सेल है वो क्रियाशील है और बड़ी संख्या में इस तरह घरेलू छोटे छोटे मामलों का निस्तारण आपसी समझौतों के आधार पर बहुत बार होता है। हस्बैंड और वाइफ के बीच में कुछ इश्यूज़ हैं, उनके परिवार वालों के संबंध में कोई इश्यूज़ हैं, तो उनका दोनों पार्टीज़ को बुला के एक दोनों की काउंसलिंग करके, इसमें हमारे साथ दो यूनिवर्सिटीज़ भी जुड़ी हुई हैं, वहाँ पर जो प्रोफेशनल्स हैं वो उनके साथ उनको एक साथ में बैठाकर बातचीत कर कर एक प्रॉपर सेटलमेंट करते हैं जिसमें दोनों पक्ष राजी होते हैं। कोई ज़बरदस्ती किसी को हम लोग फोर्स नहीं करते हैं। राजीनामा जब एक की स्थिति बनती है तो उसको हम लोग उन केसेस को सेटल करते हैं। जहाँ तक आपने डार्क स्पॉट्स की बात कही, तो पूरे इस कमिश्नरेट में मल्टीपल कैमरेज लगे हुए हैं। ऑपरेशन त्रिनेत्र में भी बहुत सारे प्राइवेट कैमरों को भी हम लोगों ने जोड़ा हुआ है और लगातार जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है वहाँ पर 24/7 पुलिसकर्मी रहते हैं जो कि उनकी मॉनिटरिंग करते हैं और कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो संबंधित थाने के माध्यम से उसको हम लोग अटेंड कराते हैं। सर, महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो महिला पुलिस कर्मी कर्मी जो है यहाँ पे, इन्हें स्कूटी दी गई थी कुछ दिन पहले। तो सर, क्या वो स्कूटी अभी रन कर रही है गौतम बुद्ध नगर में? बिल्कुल, जो आपने कहा है, जहाँ तक स्कूटीज़ की बात है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 विषयों को लेकर पूरी यूपी पुलिस को सेंसिटाइज किया था, जिसमें था महिला सुरक्षा की मामला था और सुरक्षा के साथ सम्मान की बात कही थी और स्वावलंबन की बात कही थी। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक इनिशिएटिव लेके यहाँ पर 100 स्वयं सिद्धा मोबाइल के नाम से महिला कर्मियों को स्कूटी के साथ फील्ड में भेजा गया था। आज भी वो क्रियाशील है। उनका थोड़ा सा वर्क जो है वो बीट के साथ उनको जोड़ दिया गया है। वो बीट में अपनी बीट्स में जाती हैं, बीट में जाके महिलाओं से संबंधित समस्याओं का निराकरण करती हैं, जो चौपाल लगाती हैं, महिलाओं की समस्याओं को सुनती हैं और जो यहाँ तक कम्युनिटी अवेयरनेस की बात आती है तो कम्युनिटी को अवेयर करने का वो बहुत सारे पोस्टर्स के माध्यम से वार्तालाप संवाद के माध्यम से वो सभी को सेंसिटाइज करती हैं और उनकी समस्याओं को सुनती हैं। सर, साइबर क्राइम की बात करें, कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो हाई राइज सोसाइटीज़ में कई महिलाएं साइबर क्राइम की शिकार हो जाती है। और सिर्फ महिलाएं ही नहीं, ये मैं थोड़ा सही करना चाहूँगी, कई लोग ऐसे हैं जो साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं और साइबर क्राइम वाले जो केसेस होते हैं उसका रिजल्ट नहीं आ पाता। सर, कंप्लेन होती है, एफआईआर होती है, बट एंड ऑफ द डे उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। सर, इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जो साइबर क्राइम है, जो साइबर अपराधी है, वो आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता है, आपके कॉन्फिडेंस को विन ओवर कर लेता है। आपको लगता है कि ये जो इसके पास इन्फॉर्मेशंस हैं वो सही हैं और वो इस बात का फ़ायदा उठा के आपके कॉन्फिडेंस को जीत कर आपको अपने ट्रैप में फंसा लेते हैं फ्रॉडस्टर्स और आपका जो हार्ड अर्न मनी है उसको ड्रेन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा।
अगर हम जागरूक हैं, अपने जो हमारे गैजेट्स हैं उनको हम सेफली रख रहे हैं, उनकी स्कैनिंग कर रहे हैं, उनमें कोई ये देख रहे हैं कि कोई ऐसे बग्स तो नहीं है जो कि आपकी इन्फॉर्मेशंस को लीक कर रहे हैं, जो उनके पासवर्ड्स हैं वो अल्फ़ा न्यूमरिक हैं और अच्छे पासवर्ड हैं, अच्छी स्ट्रेंथ के पासवर्ड्स हैं, जिससे कि कोई उनके पासवर्ड को हिट एंड ट्राई करके कोशिश करके जो या और किसी माध्यम से लेकर आपके चीज़ों को एक्सेस तो नहीं कर रहा है, आपकी डिवाइसेस को एक्सेस तो नहीं कर रहा है। और आपने देखा होगा बहुत सारे अवेयरनेस के कैंपेन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, यूपी साइबर सेल की तरफ से और हमारे कमिश्नरेट लेवल पे लगातार सेंसिटाइज किया जा रहा है, चलाया जा रहा है, चैनलों के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। तो अगर हम सजग हैं तो हम इस प्रकार के अपराधों से बच सकते हैं। ये तो एक अवेयरनेस की बात है। दूसरा, जब बात आती है कि कहीं किसी के साथ घटना हो जाए तो इमीडिएटली जो हमारा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है उस पर हम अगर इन्फॉर्म करते हैं और इमीडिएटली जो है हम कॉल करके एनसीआरबी पोर्टल को रिपोर्ट कर देते हैं, तो जो हमारा पैसा ड्रेन हुआ है तो वो फ्रीज हो जाता है। और इसमें हमारा ही जितना अलर्टनेस रहेगी, अगर जितना जल्दी हम रिस्पॉन्ड करते हैं उतनी जल्दी जो है वो एनसीआरबी पोर्टल के माध्यम से खातों को सीज कराने की सिचुएशन बनती है। अगर हमारे पार्ट पे डिले हो गई, हमने इन्फॉर्म नहीं किया, तो तब तक जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो एक खाते से दूसरे खाते में, दूसरे खाते से तीसरे खाते में पैसे को ड्रेन करते हैं। बहुत सारे डिजिटल अरेस्ट के मामले भी आपने देखे होंगे और कमिश्नरेट में भी एक घटना हुई थी, उसमें हम लोगों ने उसको वर्कआउट करते हुए काफ़ी उसमें अभियुक्तों को पकड़ा है और उसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कुछ लोग जो रह गए हैं उनको भी धरपकड़ के उनके प्रयास चल रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अगर जागरूक हैं तो इस प्रकार की घटनाओं से बच सकते हैं। सर, अगर आंकड़े की बात करें तो साइबर क्राइम में कितनी अभी तक ऐसी एफआईआर और जो कंप्लेंट्स है जिन पे पॉजिटिव रिस्पांस आया है कि हमने उस तरीके की चीज़ों पे अपना इनिशिएटिव लिया और वो हमारे लिए एक पॉजिटिव हुआ और हम जो अपराधी है उसको पकड़ पाए हैं? देखिए, जैसे कंप्लेंट्स आती हैं और अगर हम जब अकाउंट्स फ्रीज कराते हैं तो हमारा भी पहला काम है, अगर कंप्लेनेंट ने, विक्टिम ने खुद इनिशिएटिव लेके अगर अपने एनसीआरबी पोर्टल पे कंप्लेंट नहीं की है या हेल्पलाइन नंबर पे कॉल नहीं की है, तो इमीडिएटली हमारे कांटेक्ट में आने पे हम इमीडिएटली उसको, हम अपने पार्ट पे उसको एक्शन करके इमीडिएटली एक्टिव होके उसके खातों को फ्रीज कराते हैं। और इस प्रकार से करोड़ों रुपए का जो है वो सीजर हम लोगों ने कराया है। और उस सीजर करने का फ़ायदा ये होता है कि वो विक्टिम की हार्ड मनी वो हम लोग सुरक्षित कर पाते हैं। फिर उसमें बहुत सारा जो है इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस आ जाता है। इन्वेस्टिगेशन में हम लोग आगे जाके फिर एक्यूज्ड की अरेस्ट करते हैं और रिकवरी का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार ये इस वक्त साइबर क्राइम सभी के लिए चैलेंज है, चाहे पुलिस हो, चाहे आम आदमी हो। तो अगर सब लोग मिल के, हम सब एक साथ होकर इसमें अवेयरनेस के साथ एकजुट होकर करेंगे तो निश्चित तौर पे जो फ्रॉडस्टर्स हैं उस प्रकार की घटनाओं से भी बच सकेंगे। और हम लोग लगातार उस पर एक्शन ले रहे हैं, गिरफ्तारियां सुनिश्चित कर रहे हैं। क्योंकि साइबर फ्रॉड ऐसा है कि वो, उसमें ऐसा नहीं है कि वो अपराधी यहाँ बैठा हो। अपराधी हो सकता है यहाँ साउथ इंडिया में बैठा हो या किसी दूसरे देश में बैठा हो। तो बहुत बार जो है वो जो जियोग्राफिकल डिस्टेंसेस हैं वो भी कभी कभी डिले का कारण बनती हैं। और लेकिन अब चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंट्रलाइज करके बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया है, तो इसलिए हम लोग दूसरी जगहों के भी अगर अभियुक्त होते हैं तो उन पोर्टल्स के माध्यम से इमीडिएटली जो है एक्शन करने में सक्षम हो रहे हैं।